और सविनय अवज्ञा आंदोलन भाग 2 की। इसको मना करते हैं तो 1:30 से आना 5:30। तो जब हम देखते हैं कि किस तरह से 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में कांग्रेस ने क्या मनाया था, स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को, और गांव-गांव शहर-शहर में एकदम जो आजादी की भावना, स्वतंत्रता की भावना को घर-घर तक, जन-जन तक पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर कांग्रेस ने काम किया था। और ये भी खुले तौर पर कह दिया था, हमने देखा था कि किस तरह से स्पष्ट रूप से कांग्रेस ने कह दी कि हमारी जितनी समस्याएं हैं, चाहे वे राजनीतिक समस्याएं हैं, चाहे वे आर्थिक समस्याएं हैं, गरीबी की समस्या है, सबके लिए कांग्रेस ने जितनी कोशिश की है वह नाकामयाब इसलिए हुई है क्योंकि ब्रिटिश सरकार उन सब चीजों के लिए जिम्मेदार है। और कांग्रेस ने यहाँ तक प्रस्ताव पास करके कह दिया था कि हम अगर अपनी इस दुर्दशा की स्थिति को बर्दाश्त करते हैं, सहन करते हैं, तो ये मानवता के प्रति अपराध है। तो इस तरह के मोड में कांग्रेस आ चुकी थी। 26 जनवरी 1930 की हम बात कर रहे हैं। और फिर अब क्योंकि कांग्रेस तैयार थी, स्वराज्य की मांग उसने की थी, हमने देखा था बहुत डिटेल में, तो अब गांधी ने ब्रिटिश सरकार के सामने कुछ मांगे रखी, 11 मांगे रखी थी। उनमें हम प्रमुख मांगों की बात करेंगे। और उन्होंने सरकार को टाइम दिया था कि 31 जनवरी 1930 तक ये मांगे सरकार कंसीडर करे, इन पे विचार करे, उसकी क्या राय है वह दे। तो ये जो प्रमुख मांगे हैं, इन पर क्योंकि पूरा आंदोलन हमारा निर्भर करता है, इसलिए हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। बहुत सारी चीजें कॉमन भी हैं, आगे भी आएंगी, जैसे मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने की मांग है। कांग्रेस हमने देखा अभी तक धरना दे रही थी, प्रदर्शन कर रही थी शराब की दुकानों के आगे, चाहे अफीम की दुकानें हैं, जो भी नशा के पदार्थ हैं, उन सबका वो विरोध कर रही थी। तो अब गांधी के माध्यम से, गांधी को क्योंकि कांग्रेस ने अधिकृत कर दिया कि अब आप डिसीजन लें, तो गांधी ने अपनी जो प्रमुख मांगे वो सरकार को भेजी। उसमें पहली ये थी कि भाई तमाम तरह के जो नशे की चीजें हैं जो खुले तौर पर बाजारों में बिकती है, उस पर सरकार तुरंत प्रभाव से रोक लगाए। और क्योंकि हमने ड्रेन ऑफ वेल्थ में भी देखा था कि किस तरह से हिंदुस्तान की जो संपत्ति है वो कई मायनों में, कई तरीकों से, कई साधनों से ब्रिटेन जाती थी, तो उसको कम करने के लिहाज से ये कहा कि जो सिविल सेवा पर जो इतना सारा खर्च होता है, उस खर्च को कंट्रोल किया जाए। और कंट्रोल क्या किया जाए, चाहे वो सिविल सेवा हो, और सेना पर जो खर्च है उस खर्च को आधा कर दिया जाए, ताकि उसका फायदा भारत की जो गरीब जनता है उस पर उस पैसे को खर्च किया जा सके। जो सीआईडी है, जो बहुत नाजायज अपने अधिकारों का उपयोग करती है और लोगों पर को परेशान करती है, खुफिया एजेंसी जो है ब्रिटिश सरकार की, तो उसको सार्वजनिक नियंत्रण में दिया जाए। यानी कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके हाथ में यह संस्था हो, ताकि लोगों पर अत्याचार ना हो, दमन ना हो उनका। और लोगों को क्योंकि शस्त्र रखने का कोई अधिकार नहीं है, तो उनको अपनी आत्मरक्षा के लिए, चाहे वो जंगली जानवर से है, चाहे किसी भी तरह की, उनको कम से कम इतना हथियार रखने की छूट हो कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। और ये मांग पहले भी की थी गांधी ने, और फिर इसको दोहराया। अगली जो मांग है कि राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए, तुरंत उनकी रिहाई की जाए। एक हमने देखा था बच्चों की किस तरह से जो विदेशों में बनी हुई चीजें यहाँ आती थी, जिनकी वजह से भारतीयों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता था, खास तौर से कपड़े के मामले में। तो जो कपड़ा है, राष्ट्रवादियों की मांग थी गांधी के नेतृत्व में कि जो कपड़ा बाहर से आता है
इसलिए हमारे यहाँ का जो कपड़ा है, आप देख रहे हैं, असहयोग आंदोलन से गांधी ने खादी को और चरखे को बिल्कुल मेन स्ट्रीम में लाकर खड़ा कर दिया था। तो उनका कहना था कि बाहर से जो सस्ता कपड़ा आता है उसको लोग खरीदते हैं, तो यहाँ का कपड़ा बिक नहीं पाता है, तो उसको लोकप्रिय बनाने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गांधी ने एक ये मांग रखी कि जो आयात शुल्क है वो लगा दिया जाए विदेशी वस्तुओं पर, कपड़ों पर, ताकि वो महंगा हो जाए, उसको लोग ना खरीदें और यहाँ की चीजों को खरीदें। एक बहुत मजबूत जो मांग थी और जो जनहित की दृष्टि से, किसानों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी, वो ये थी कि लगान, यानी कि जो लैंड रेवेन्यू है, खास तौर से जो भू राजस्व है, जमीन पर जो लगाया जाता है, उस शुल्क में, उस लगान में 50% की कमी की जाए। और भारत में आप जानते हैं पूरा साउथ का इलाका है जो समुद्र से घिरा है 3 तरफ से, इसलिए हम उसको प्रायद्वीप भी कहते हैं। तो उसके बावजूद यहाँ नमक बनाने की आजादी नहीं थी। तो ये मांग की गांधी ने कि नमक पर जो टैक्स आप लेते हैं वो भी खत्म करें, और जनता की, क्योंकि ये बेसिक जरूरत है, उसकी मूलभूत जरूरत है, रोज की उसकी जरूरत है, और पानी से ही तो नमक बनता है, तो पानी पे भी आप अपनी पाबंदी लगा देंगे तो जनता कैसे सरवाइव करेगी, जिंदा रह पाएगी। तो नमक कर भी हटा लिया जाए और भारतीयों को नमक बनाने की अनुमति दे, ये मांगे उन्होंने रखी। कुछ और मांगे थी, कुछ ये था कि जो डाक की व्यवस्था है उसको आरक्षण में लिया जाए, कुछ ऐसी और 2-3 मांगे थी, पर ये प्रमुख मांगे ये थी जिन पर गांधी ने बहुत जोर दिया। और इन मांगों को जब रखा गया तो कांग्रेस, ब्रिटिश सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और गांधी ने इंतजार किया। 31 जनवरी की तारीख थी, लेकिन फरवरी 1930 तक सरकार का जब कोई जवाब नहीं आया, तो फिर फरवरी में 1930 में साबरमती, जो गांधी का मुख्य आश्रम था, जहां गांधी निवास थे, वहां उन्होंने एक कांग्रेस की जो CWC थी, हमने पिछले दिनों इस संगठन की चर्चा की थी, वहां इसकी बैठक आयोजित की गई। और इस बैठक में कांग्रेस ने, संगठन ने पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गांधी को कि अब अगर सरकार बात नहीं मान रही है तो आगे क्या रणनीति अपनानी है, किस तरह से काम करना है और आंदोलन कैसे संचालित होना है, ये सब निर्णय गांधी करेंगे। तो अब जब गांधी के ऊपर ये जिम्मेदारी आई तो गांधी ने सबसे पहले 2 मार्च को सरकार को पत्र लिखा, और पत्र लिखकर उनको याद दिलाया कि भाई हमने कुछ मांगे आपसे रखी थी पहले, और वो मांगों पर कुछ सुनवाई नहीं हुई है, अगर आप कोई ध्यान नहीं देंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, हमारी मांगे आप नहीं मान रही, तो हम 12 मार्च से नमक आंदोलन पूरे देश में शुरू करेंगे। तो नमक आंदोलन का निर्णय गांधी ने लिया, और हमने देखा कि गांधी की जो मांग थी वो मांग थी स्वराज्य की। कांग्रेस की जो मांग थी वो मांग थी स्वराज्य की। हमने पिछली क्लास में देखा था कि किस तरह से नेहरू और उनके युवा साथियों ने स्वराज्य से नीचे कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, इसलिए कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित कर दिया था पूर्ण स्वराज की मांग। तो ध्यान देने की बात यह है कि स्वराज्य की मांग के लिए गांधी ने पूरे देश में नमक आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। तो एक स्वाभाविक सा सवाल पैदा होता है कि भाई स्वराज की मांग है और नमक की को लेकर क्यों आंदोलन शुरू किया गया। तो ये हमारे समझने की बात है। नमक का आंदोलन इसलिए शुरू किया गया कि गांधी, आप जानते हैं, जनता से जुड़े हुए नेता थे, जनता की भावना को, जनता की मानसिकता को समझकर वे कदम उठाते थे और जनता के बहुत करीब थे। जनता में से हमेशा वो ऐसा महसूस कराते थे कि वे उनके ही बीच में से हैं। उनके ड्रेस आप देख रहे हो, ये लाठी है, ये धोती है, सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये चादर है। तो ये सब चीजें जो थी, गांधी को ये लगा
कि नमक ऐसी मूलभूत जरूरत है जिसको लेकर अगर आंदोलन शुरू करते हैं तो चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे टीचर्स हो, यानी कि हिंदुस्तान का तमाम तबका ये एक ऐसी जरूरत है जिससे जुड़ा हुआ है। और अगर इसको लेकर वे आंदोलन शुरू करेंगे तो जनता ज्यादा जुड़ पाएगी, उसको ज्यादा लगेगा कि हाँ ये उसकी मांगों से जुड़ा हुआ मामला है। अदरवाइज अगर स्वराज्य एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन नमक की जरूरत सबको है, इसलिए गांधी ने स्वराज की प्राप्ति के लिए, आपसे जब डिटेल सवाल पूछा जाए तो आपके दिमाग में ये स्पष्ट होना चाहिए कि आप नमक नमक रटना तो सीख लेंगे, लेकिन नमक क्यों शुरू किया, तो आपको कंसेप्चुअली ये क्लियर होना चाहिए जब बड़ा सवाल का उत्तर आप लिखते हैं। तो गांधी ने क्यों नमक को माध्यम बनाया स्वराज की प्राप्ति का, स्वराज को पाने के लिए नमक आंदोलन शुरू किया। और जैसा कि गांधी ने तारीख दी थी, 12 मार्च को गांधी ने यह आंदोलन शुरू किया। एक छोटा सा ग्राफ मैंने लिया है नेट से, इसको आप देखेंगे तो 78 लोगों के साथ गांधी ने यह आंदोलन शुरू किया था। सिर्फ 78 लोग साबरमती आश्रम से गांधी के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए चले थे। और देखते ही देखते ये भीड़ बढ़ती गई और आगे चलकर जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ा 50,000 लोग गांधी के दांडी मार्च में। सबसे बड़ी बात, इस आंदोलन में सभी वर्ग के लोग, सभी उम्र के लोग, सभी तरह के लोग शामिल थे। और सबसे जो छोटा उम्र का आदमी था वो विठल लीलाधर था, 16 साल का टीनेजर था, किशोर बालक था, वो सबसे छोटा था। और इस पूरे ये जो रेला चला, 78 से हजारों की संख्या का जो ये रेला शुरू हुआ साबरमती से, इसको कहते हैं सफेद नदी। आपको कभी ऐसा सवाल आ जाए तो उसका उत्तर याद होना चाहिए कि इसको व्हाइट फ्लोइंग रिवर यानी कि सफेद बहती हुई नदी है। क्यों है? क्योंकि सबने सफेद खादी के वस्त्र पहन रखे थे। तो ये वहां से चले और आप देख रहे हैं, ये देखिए ये साबरमती आश्रम है, यहाँ से ये चले, इसमें इसने दिखाया है 395 किलोमीटर, कहीं 340 भी दे रखा है। और ये पूरा ये रूट, ये जहां जहां कई जगह गांधी रुके, उन्होंने लोगों से अपील करते गए कि भाई ये आपकी समस्या है, जुड़े, हम स्वराज के लिए लड़ रहे हैं, नमक के लिए लड़ रहे हैं। तो आप जानते हैं कि ये गुजरात समुद्र के तट से लगा हुआ इलाका है। और यहाँ आकर दांडी समुद्र के किनारे पर आकर गांधी पहुंचे 5 अप्रैल को। और तो 5 अप्रैल को गांधी ने दांडी पहुंचकर विश्राम किया और 6 तारीख को नमक कानून तोड़ा। तो जब वो पैदल यात्रा करके 12 मार्च से 6 अप्रैल तक लगातार पैदल चल के रुके भी गांवों में, और तो ये जो एक पूरे देश में जो एकदम माहौल बन गया कि ये आजादी का माहौल है, आंदोलन है, सारी जनता, असहयोग आंदोलन से भी ज्यादा लोग और क्षेत्र जब इसमें शामिल हुए तो ब्रिटिश सरकार का बौखलाना स्वाभाविक था। तो ब्रेसफोल्ड एक पत्रकार हुए हैं ब्रिटेन के, क्योंकि वो ब्रिटेन के थे, साम्राज्यवादी थे। दांडी मार्च का जिसको हम कह रहे थे, क्योंकि गांधी कह रहे थे, क्या कह रहे थे गांधी, ये स्वराज्य की प्राप्ति का एक साधन है नमक आंदोलन। तो उसका उपहास करते हुए, मजाक बनाते हुए ब्रिटिश ने कहा था कि में पानी उबालकर साम्राज्य को बढ़ाया जा सकता है। पानी उबालने का मतलब है नमक बनाकर। तो गांधी का जो सिंबॉलिक था, एक ये जो सांकेतिक नमक तोड़कर ब्रिटिश सरकार को हराने का जो बड़ा संकल्प था, अंग्रेज कुछ समझ नहीं रहे थे और वो उसका मजाक बनाकर कह रहे थे कि इस तरह से सरकार को हराकर भारतीय लोग आजादी करते हैं। तो 6 तारीख को, 6 अप्रैल की तारीख याद रखें, 6 अप्रैल को
गांधी ने नमक बनाकर दांडी नामक तट पर ब्रिटिश सरकार का नमक कानून तोड़ा। यानी कि जो नमक बनाने का अधिकार भारतीयों को नहीं था, उसको चुनौती देते हुए गांधी ने नमक बनाकर इस कानून को तोड़कर, अब यहाँ आपको अंतर स्पष्ट करना है, कई बार ऐसे अंतर पूछ लिए जाते हैं और आपको भी दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में क्या फर्क है। जब हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ा था तब भी मैंने बताया था कि अब गांधी असहयोग आंदोलन जब सरकार नहीं सुन रही थी तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही चोरा चोरी कांड हो जाने के कारण गांधी को वो स्थगित करना पड़ा था। तो ये एक स्टेप आगे है। अब गांधी कह रहे हैं कि ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन किया जाए। पहले गांधी कह रहे थे कि असहयोग किया जाए, जो जो उनकी चीजें हैं उनसे अपने आप को अलग कर लो, लेकिन अब गांधी कह रहे हैं उनके जो कानून है वो भारतीय जनता के हितों के खिलाफ है, उनकी स्वतंत्रता के खिलाफ है, उनके अस्तित्व के खिलाफ है। इसलिए उन कानूनों को तोड़ने के प्रतीकात्मक तौर पर गांधी ने ये नमक बनाया और ब्रिटिश सरकार का कानून तोड़ा। और इसके बाद 9 अप्रैल को गांधी ने सारे देश के कार्यकर्ताओं को इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने के लिए एक अपना विस्तृत कार्यक्रम दिया, जिसकी जो प्रमुख बातें थी वो सबसे पहली बात तो यही है कि जहां जिसको जैसे संभव हो वो नमक बनाकर कानून का उल्लंघन करे, ब्रिटिश सरकार का जो कानून है उसका उल्लंघन करे, विदेशी वस्त्रों और शराब की जो दुकानें हैं उस पर धरना प्रदर्शन जारी रहे, जैसे असहयोग आंदोलन के दौरान था। और एक ये नई चीज थी कि भाई जितना भी संभव हो करों की अदायगी का विरोध किया जाए। अगर आप कर सकते हैं तो आप जो टैक्स दे रहे हैं वो टैक्स ना दें। जो ये बहुत बड़ी बात थी ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की दृष्टि से। और जैसे पहले गांधी ने कहा था उसी तरह से फिर उन्होंने कहा सरकारी जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वे अदालतें हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, उन सबका परित्याग किया जाए और जो नौकरियां जो लोग ब्रिटिश सरकार की कर रहे हैं उनको छोड़ दें। और रचनात्मक कार्य के अंतर्गत घर में, हर घर में चरखा होना चाहिए, सूत काता जाए और सूत काट के आत्मनिर्भरता का परिचय दिया जाए। और गांधी ने इस बार अपने मेन एजेंडे में ये कह दिया कि ये पूरा आंदोलन सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के आधार पर चलना चाहिए। तो ये एक बड़ी बात थी कि सत्य और अहिंसा को गांधी ने इसमें शामिल किया ताकि चोरा चोरी जैसी घटना ना हो। ये कुछ फैक्ट्स हैं साबरमती से, जो प्रमुख स्थान है वो दर्शाए गए हैं इसमें कि गांधी कहाँ कहाँ गए थे और ये कौन कौन से महत्वपूर्ण लोगों ने भाग लिया, कहाँ कहाँ उनको ये दिक्कत हुई और किन किन लोगों को कहाँ कहाँ गिरफ्तार किया गया। जैसे ये दिया है 12 मार्च को गांधी ने साबरमती से सुबह जल्दी उठकर अपनी यात्रा शुरू की थी और 18 मार्च को उन्होंने इकरास नामक जो गांव है वहां स्टूडेंट से और टीचर्स से भी ये अपील की थी कि वे भी युद्ध में शामिल, इसमें दांडी मार्च में शामिल हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको सजा दी गई थी 3 महीने की। ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको इस मैप के द्वारा इस स्लाइड में दर्शाया गया है। कमला चट्टोपाध्याय 23 मार्च को इस दांडी मार्च में शामिल हुई थी अरनोद गांव से। ये सब जो छोटे छोटे गांव हैं वो जगह आपको याद रखना उतना जरूरी नहीं है, पर एक दिमाग में एक नक्शा होना चाहिए कि कितनी दूर लोग कैसे चलकर आगे बढ़े थे और कैसे गांधी का कारवां बढ़ता गया था। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं। अब इन बातों में जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अब आंदोलन का प्रसार, ठीक है गांधी चले साबरमती से और पहुंच गए दांडी में,
लेकिन देश में उसका क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, उनके साथ 78 से हजारों लोग हो गए, वो भी बात ठीक है, लेकिन बाकी सारा देश क्या महसूस कर रहा था? तो अब अगर हम इसको देखें तो देखो तुम, जो इलाके हैं, मतलब तमिलनाडु, मलाबार, आंध्र प्रदेश के हिस्से हैं, उड़ीसा है, असम है, बंगाल है, बिहार है, पेशावर है, सोलापुर है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, मध्य प्रांत है, संयुक्त प्रांत है, मणिपुर, नागालैंड, ये तमाम जो, अब इसमें अपन को एक बात ये समझनी है कि वो इलाके जो सीधे समुद्र तट से लगते हैं, जहां नमक बनाया गया, वहां ये आंदोलन हमको ज्यादा प्रभावी दिखाई देता है, क्योंकि नमक बनाने का जो केंद्र है वो समुद्र है, समुद्र तटीय इलाकों पर नमक बनाया गया। लेकिन कुछ जगह जैसे अब बिहार है, मध्य प्रांत है, संयुक्त प्रांत है, मणिपुर है, वो इलाके जहां समुद्र तट नहीं है, वहां भी सविनय अवज्ञा आंदोलन गया। क्यों गया? क्योंकि गांधी का यह कहना था, ये अपील थी कि आप जहां नमक बनाने की सुविधा नहीं है, वहां भी आप सांकेतिक तौर पर, सिंबॉलिक रूप से ब्रिटिश सरकार के नमक संबंधी कानूनों का विरोध प्रदर्शित करने के लिए नमक बनाएं। और जो दूसरा कार्यक्रम का एजेंडा है, शराब के दुकान के आगे, विदेशी कपड़ों के आगे धरना देना है, सरकारी संस्थाओं को छोड़ना है, शिक्षण संस्थाओं को छोड़ना है, अदालतों को छोड़ना है, तो वो सब तमाम चीजें तो आप देखेंगे यहाँ। फिर एक बार आप अंतर स्पष्ट कर पाओगे कि किस तरह से असहयोग आंदोलन का दायरा उतना विस्तृत नहीं था जितना विस्तृत हम सविनय अवज्ञा आंदोलन का दायरा देखते हैं। तो अब दूसरी बात यह है कि ये तो क्षेत्रीय विस्तार हमने देखा। अब ये क्षेत्रीय विस्तार के अलावा जनता के कौन कौन से हिस्से इसमें शामिल हुए, कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए, तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि करीब करीब सभी हिस्से, जैसे महिलाएं असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया था, लेकिन अब ज्यादा बड़ी मात्रा में महिलाओं ने भाग लिया। मजदूरों ने पहले भी हमने देखा था सीमित मात्रा में, लेकिन अब ये सब जो निचले तबके हैं, जिन तो मजदूर हैं, किसान हैं, छात्र शुरू से भाग लेते आ रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन में, तो छात्रों की भागीदारी बहुत बढ़ चढ़कर रही। व्यापारियों ने भाग लिया, पूंजीपतियों ने तो भाग लिया ही, वो एक अलग मुद्दा है। जनजातियों ने, दलितों ने, सब वर्गों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत बड़ी मात्रा में भाग लिया। और थोड़ा सा यहाँ एक डिफरेंस हम फिर देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन के सवाल को लेकर जितनी बड़ी मात्रा में असहयोग आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी थी, उतनी बड़ी मात्रा में हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखने को नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी कमोबेश, अब आप खुद कंपैरिजन कर पा रहे होंगे, इमेजिन कर पा रहे होंगे कि किस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरा एक देशव्यापी आंदोलन बन गया, जन जन तक, घर घर तक नमक का मुद्दा छा गया। और इस नमक के मुद्दे का अर्थ था स्वराज्य का सवाल, स्वराज्य पाने का सवाल, कांग्रेस और गांधी की प्रतिबद्धता स्वतंत्रता के लिए और स्वराज्य के लिए। अब बच्चे आप देखें कि किस तरह से जैसे जैसे आंदोलन फैलता गया, ब्रिटिश सरकार का बेचैन होना स्वाभाविक था। तो अब ब्रिटिश सरकार इस मामले से कैसे निपटे? तो पहले तो ये समझ में नहीं आया भाई कि इसका दमन कर दें, इनको पुचकार लें, कुछ लोगों को पटा लें, कैसे क्या करें। तो थोड़ा इसमें सरकार को टाइम लगा और फिर सरकार ने अपना पुराना तरीका अपनाया। और पुराना तरीका क्या था?
नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध। जो लोग निकल निकल के घरों से, औरतें, बच्चे, बूढ़ार, बालक सब बाग्या फर्रिया टीका उठी होना बंद कर दो। लठ बरसाओ, लठ चलाओ तो अपना आप घर बैठेगा, तो आंदोलन खत्म हो जाओ। ये अखबार बहुत पढ़ करते हैं, जो देखो छापे जा रहे हैं, छापे जा रहे हैं, सब अखबार को, जो वर्नाकुलर प्रेस है उसको बंद कर दो। ये नागरिक संगठन जितने हैं उनको बंद कर दो। कुल मिलाकर जो तरीका सरकार अभी तक अपनाती आई थी उसी तरीके को अपनाते हुए पूरे देश में दमन का चक्र एक बार फिर अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया और सरकार ने अपना वही हथियार निकाला। और फिर असहयोग आंदोलन के बाद जैसे गांधी को गिरफ्तार किया था, गांधी को मई में गिरफ्तार कर लिया, उससे पहले नेहरू को गिरफ्तार कर लिया था अप्रैल में, और हजारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार ने इसका दमन करने का निर्णय किया। अब बच्चों, आप अगर इमेजिन कर सकते हैं तो इमेजिन करिए कि किस तरह से सारा देश एक बार फिर से ब्रिटिश सरकार के शिकंजे में है। अब कैसे पूरा किया जाए, तो इसके लिए जो नेहरू पिता पुत्र का मतलब है, नेहरू जो पिता पुत्र यानी मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू दोनों यरवदा जेल में जहां गांधी बंद थे उनसे मुलाकात की, और ये इस पर विचार विमर्श करने के लिए कि भारतीयों की जो आगे की रणनीति है वो क्या हो, तो आपस में विचार विमर्श करके उन्होंने बाहर निकल के बताया कि भाई हमारी एक ही मांग है, ब्रिटिश सरकार सुन ले, और वो मांग है स्वतंत्रता की मांग। हमको आजादी से नीचे कुछ नहीं चाहिए, आप बताएं आप कैसे देंगे। अब सरकार के लिए उलझन बढ़ती गई। अब आप देखते हैं कि इस उलझन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सामना करेंगे इसका। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने एक फिर दूसरा पेतरा दिखाया। अब दमन तो चला नहीं, दमन के बावजूद चलता रहा आंदोलन, तो अब कहा भी बिना शर्त के सबको रिहा कर दो, छोड़ दो ये इतने को खाना पाना पीना खिलाना, वो भारी पड़ रहा है बजट इन पे, तो और ये सुधरने वाले हैं नहीं। तो गांधी और सब लोगों को बिना शर्त के ब्रिटिश सरकार ने जेलों से रिहा कर दिया। और रिहा करने के बाद अब कांग्रेस की रणनीति क्या हो, तो फिर कांग्रेस ने कहा कि भाई अब गांधी बातचीत करें सरकार से। तो लॉर्ड इरविन इस समय भारत के वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे, तो उनके साथ गांधी की वार्ता हुई। काफी दिनों वार्ता चली, बातचीत चली समझौते की, और उसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन दोनों के बीच समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते की जो मुख्य बातें हैं, वो सबसे पहली बात है कि सब राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देंगे। पहले भी कर दिया था गांधी के प्रमुख लोगों को, और गांधी को तो पहले ही छोड़ दिया था उन्होंने। जो सामान्य कैदी हैं, हमारे तुम्हारे जैसे जो बेचारे धक्के खाते गांधी के साथ गए थे, उनको भी उन्होंने रिहा करने की बात कही। पर ये कहा कि भाई जो हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल थे, जिन्होंने किसी भी तरह का कोई हमला किया था या नुकसान पहुंचाया था सरकार को, उनको वो नहीं छोड़ेंगे। और वो जो जुर्माने लगा रही थी सरकार, उसको भी सबको स्थगित कर दिया। और ये भी कह दिया कि भाई ठीक है, नमक तुम्हारी मूलभूत जरूरत है, तो एक जो समुद्री पूरा तटीय इलाका है दक्षिण भारत में, जो जहां नमक बना सकते हैं, उसकी सीमा ब्रिटिश सरकार ने तय कर दी कि एक सीमा तक आप इस इलाके में नमक बना सकते हो। और ये भी कहा कि शराब और विदेशी वस्तुओं पे जो तुम्हारा धरना प्रदर्शन चल रहा है वो चलता रहे, बस बशर्ते कि वो शांतिपूर्वक हो, हिंसात्मक ना हो। और जो आपातकालीन आदेश सरकार बार बार लागू कर देती थी किसी भी आंदोलन के वक्त, उन सबको उन्होंने वापस लेने की बात कही। और कांग्रेस ने ये स्वीकार किया
पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, दूसरे में वो भाग लेगी, लेकिन शर्त, उसकी जो शर्तें हैं, उसकी जो मांगे हैं कि भाई आप संविधान बनाने की चर्चा पर की विषय पर बात करोगे, संघीय व्यवस्था, लोकतंत्र, उत्तरदायी सरकारें, ये सब जो मेन कांग्रेस के सिद्धांत थे, उन शर्तों पर अगर आप बात करोगे तो कांग्रेस आंदोलन में, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी इस बात की सहमति जताई कि वह सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देगी, समाप्त कर देगी। अब इस पूरे आंदोलन में वक्त हमारा तेजी से भाग रहा है। बड़ी बात जो है वो ये है कि जब कांग्रेस ने आंदोलन के स्थगन की बात कही तो आंदोलन को समाप्त कर दिया, लेकिन एक जो बड़ा डिस्प्यूट है, जो आलोचना की गई गांधी की, वो इस बात को लेकर की गई कि भाई इसी वक्त भगत सिंह, राजगुरु और उनके साथी को फांसी दी गई थी और जनता, देश इस बात की उम्मीद करता था कि गांधी इसको इरविन से बातचीत में अपना मेन एजेंडा बनाएंगे, लेकिन गांधी ने बनाया, उन्होंने नहीं माना तो गांधी ने उसको ड्रॉप कर दिया। और दूसरी बात ये थी कि गांधी का ये कहना था कि इस दौरान, इस आंदोलन के दौरान जितनी ज्यादतियां हुई हैं आंदोलनकारियों पर, उनकी जांच के आदेश दिए जाएं। तो सरकार ने इस वाली शर्त को भी, गांधी की शर्त को नहीं माना और इस तरह से गांधी द्वारा क्रांतिकारियों को फांसी देने के सवाल पर के बावजूद इरविन से समझौता करने की पूरे देश में बहुत आलोचना हुई और गांधी इसके बाद गए, खास तौर से कराची में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, और गांधी जब यहाँ गए थे तो उनको काले झंडे दिखाए गए थे और गांधी को इस बात के लिए दोषी ठहराया गया था। और अभी भी गांधी की इस बात के लिए आलोचना की जाती है कि उन्होंने क्रांतिकारियों को फांसी पे चढ़ने से वो रोक सकते थे, बार्गेनिंग कर सकते थे इरविन से, पर उन्होंने नहीं किया। और गांधी का आप जानते ही हैं, वो कहते थे कि भाई अहिंसा मेरा मूल सिद्धांत है, इसको लेकर एक ये डिबेट है, इसको, इसके साथ ही जो ये दांडी मार्च और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो बात है ये खत्म होती है। अब तुरंत जल्दी से तुम सवाल लिख लो, पिछली मीटिंग के भी सवाल रह गए थे, अब समय कम है और जल्दी मैं लिखवाती हूँ। तो सवाल लिखो, थोड़े जल्दी लिखना, टाइम कम है हमारे पास। स्वराज दल क्यों बना? पिछले सवाल भी अपने रह रहे थे इसलिए मैंने कम बनाए हैं, लेकिन फिर भी 2 टॉपिक होने से थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। स्वराज दल क्यों बना था? इन्हीं 2 स्वराजवादियों के नाम बताइए। सूर्य सेन कौन से शस्त्रागार की लूट से संबंधित हैं? सूर्य सेन कौन से शस्त्रागार की लूट से संबंधित हैं? भारत नौजवान सभा के संस्थापक का नाम बताइए। साइमन आयोग का भारतीयों ने क्यों विरोध किया था? साइमन कमीशन या साइमन आयोग का विरोध करने का प्रमुख कारण क्या था? नेहरू समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम बताइए। अध्यक्ष का नाम भी बताना है और सदस्यों का भी बताना है। नेहरू समिति के कोई 2 सिफारिशें जिनका जिन्ना ने विरोध किया। ध्यान से सुनना सवाल, ये सब वो सवाल हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेहरू समिति के वे 2 सिफारिशें जिनका जिन्ना ने विरोध किया। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 का अध्यक्ष कौन था? 1928 कलकत्ता अधिवेशन। दिल्ली घोषणा पत्र की कोई 2 मांगे बताइए। पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में, किसकी अध्यक्षता में
घोषित किया गया था? पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य किस अधिवेशन में, किसकी अध्यक्षता में? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों, किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और एक और महत्वपूर्ण सवाल, प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? नेक्स्ट है, स्वराज्य के लिए नमक को आंदोलन का मुख्य मुद्दा क्यों बनाया गया? ये बड़े सवाल में भी तुम्हारे काम में आएगा। स्वराज्य के लिए नमक को आंदोलन का मुख्य मुद्दा क्यों बनाया गया? नेक्स्ट है, दांडी यात्रा की तुलना, ध्यान से सुनना, दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की एल्बा की यात्रा से। नेपोलियन पढ़ा है हमने फर्स्ट ईयर में, उससे तुलना की थी कि जिस तरह से नेपोलियन एल्बा से पेरिस गया था, उसी तरह से गांधी की ये ऐतिहासिक यात्रा है। ये किसने कहा था? और गांधी इरविन समझौते में गांधी की कौन सी मांगे नहीं मानी गई? किसी समय हम डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। गांधी इरविन समझौते में गांधी की कौन सी मांगे नहीं